हेलो बच्चों। आपके सामने देखिए दूसरा ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आईपीएससी नोमेनक्लेचर और साथ में आइसोमेरिज्म और प्यूरिफिकेशन टेस्ट एलिमेंट का था। उसी के साथ में आगे उसी के है ये पार्ट। और पहले वाले में भी आपने पढ़ा था इसके अंदर कि टेस्ट कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए उसी के अंदर रखा गया है कि द वायलेट रेड कलर इन द लैग्रेंज टेस्ट ऑफ सल्फर इज। तो सल्फर का टेस्ट आपको बताना है कि कौन सा इसके अंदर कंपाउंड उस टेस्ट में बनेगा जिसका कलर कैसा होगा, वायलेट रेड होगा। तो देखिए इसका हम लोगों ने डिक्टेट किया था और आपने इस पर पढ़ा भी था कि लैग्रेंज सॉल्यूशन जब बना के दिखाया गया था पहले वाले लेक्चर में, तो कहा गया था कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड contains sulfur then change into, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, सोडियम होगा, वहाँ कार्बन होगा और एस होगा, सब होंगे। लेकिन उसमें सोडियम जो होगा डायरेक्ट सल्फर से ही मिल जाएगा और कंपाउंड बनाएगा सोडियम सल्फाइड Na2S। यह लैग्रेंज सॉल्यूशन में है। अब क्या करोगे कि जब यह लैग्रेंज सॉल्यूशन बन चुका है तो इस सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा सा इसका पार्ट टेस्ट ट्यूब में रख लीजिए। फिर इसके अंदर आप ऐड करो लैग्रेंज सॉल्यूशन लिया, 2 बूंद 2 ड्रॉप टेस्ट ट्यूब में रखा और उसके अंदर आपने CH3COO होल ट्वाइस PB अर्थात ये लेड एसीटेट इसमें ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद देखा तो ये ब्लैक कलर का बन गया जिसमें होगा PBS यानी लेड सल्फाइड, ये बन जाएगा। और प्लस यहाँ पर होगा CH3COO यानी ब्लैक बनेगा। ये है ब्लैक PPT यानी सल्फर के टेस्ट का ब्लैक पूछे। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा होता ब्लैक कलर का तो सल्फर का होता ये वाला क्वेश्चन इसके अंदर PBS। तो देखो यहाँ पर PBS नहीं है। फिर चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो चाहे FeCl3 यहाँ पर PBS कर सकते हो। अगर ये सल्फर का टेस्ट यहाँ पर ब्लैक होता तो इसका आंसर पहला होता। लेकिन इसमें पूछा कि ये वायलेट रेड है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका दूसरा भी टेस्ट है कि दोबारा आप दूसरे टेस्ट में लैग्रेंज सॉल्यूशन लीजिए और उसमें आप उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को मिलाइए। किस ऐड करोगे? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को मिलाना है आपको। यानी ये होगा, देखिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में है FeCN5NO, ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। लेकिन जैसे ही इसे मिलाओगे बच्चों तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, जानते हो क्या बनेगा? इसमें डायरेक्ट बन जाएगा वायलेट रेड। ठीक है, वायलेट रेड बनेगा। पर ये वायलेट रेड किसका होगा? तो ये कंपाउंड इसका बनेगा Na4FeCN5 और NOS होगा। इसका नाम है सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड कहलाएगा। और ये देखिए ऑप्शन है आपका सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड, मतलब ये हमने ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दिया गया, इसको मिलाया तो ये बना, तो ये हो गया वायलेट रेड कलर। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीम डिस्टिलेशन इज अप्लाइड फॉर द सेपरेशन ऑफ दीज कंपाउंड आर। इनमें से बताइए कि स्टीम के माध्यम से अगर किसी कंपाउंड को डिस्टिलेट करेंगे तो वो कौन से टाइप का कंपाउंड होगा जब हम इसके माध्यम से उसे सेपरेट कर सकते हैं, उसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो प्यूरिफाई करने का एक तरीका है डिस्टिलेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको प्यूरिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पर ध्यान रखिएगा कि इसको प्यूरिफिकेशन के फार्मूले पढ़ते हैं। तो हम लोग पहले पढ़े कि आखिर में ये डिस्टिलेशन है क्या, जरा समझिए कि इसके लिए डिस्टिलेशन इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन देखिए है बच्चों। क्या डेफिनेशन देखिए है? डेफिनेशन है क्या देखिए है, वेपराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। वेपराइजेशन यानी सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर बनेगा,
सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर बनेगा, वेपराइजेशन होने के बाद उसी के क्रम में फॉलोड बाय कंडेंसेशन कर दीजिए, कंडेंसेशन कर दीजिए, तो इसी का नाम हो गया डिस्टिलेशन, कहते हैं डिस्टिलेशन का सेंस हो गया कि अगर हम देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिया गया है वो लिक्विड के फॉर्म में है, उसे फिर से गैस के फॉर्म में चेंज किया, वेपर के फॉर्म में मान लो चेंज किया आपने, ये बन गया वेपर, और फिर वेपर को फिर से ठंडा कर दिया तो ये लिक्विड के फॉर्म में आ गया। पहला का नाम रखा गया वेपराइजेशन, वेपर बनने के बाद कंडेंस कर दिया, बन गया ये देखिए हो गया लिक्विड के फॉर्म में, कहते हैं डिस्टिलेशन। यह डिस्टिलेशन कई तरह का होता है बच्चों, ये डिस्टिलेशन कई तरह का होता है। एक कहलाता है सिंपल डिस्टिलेशन, दूसरा कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तीसरा होता है स्टीम जिसका क्वेश्चन मिला है। ये देखो लेकिन थोड़ा सा डिस्टेट हम सब कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा होगा, हो सकता है किसमें किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पूछे, किसी में सिंपल पूछे। अगर स्टीम पूछा गया है तो हम एक चौथा भी देख सकते हैं कि वैक्यूम डिस्टिलेशन भी इसके साथ में है। तो वैक्यूम हो गया, सिंपल हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, स्टीम हो गया। तो देखो सबसे पहले है कि सिंपल डिस्टिलेशन कैसे होता है। सिंपल कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। इफ आपको लगता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड के फॉर्म में हो और इसके अंदर पाए जाने वाले इम्प्योरिटी अगर पाई जाए तो वो कैसी होनी चाहिए, सॉलिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड हो, इम्प्योरिटी हो सॉलिड, तो उसका सेपरेशन सीधे तौर पर गर्म कर देंगे और लिक्विड बन जाएगा, और फिर उसको ठंडा कर देंगे, गैस बन जाएगा, फिर लिक्विड बन जाएगा। तो सेंस हो गया कि लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड बना देंगे, ये सिंपल है। पर इसी में देखिए दूसरा है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको लिक्विड दिखा और उसके अंदर पाई जाने वाली इम्प्योरिटी भी आपको लिक्विड मिली, अगर दोनों ही इम्प्योरिटी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दोनों ही लिक्विड के फॉर्म में आए तो सिंपल तरीके से करने के लिए इनके बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा पी बी, बॉइलिंग पॉइंट देखिए डेल्टा बीपी, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज्यादा होगा तब हम सिंपल तरीके से इसे डिस्टिलेट करते हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट का अंतर, तो सिंपल तरीके से किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम बच्चों दे रहे हैं, जैसे मान लो बेंजीन दिया गया है, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसी के साथ में एनिलीन मान लो दिया गया है C6H5NH2, देखिए एनिलीन हो गया, मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट दिखा दिया है 184 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अगर देख सकते हो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर, ये बीपी है बॉइलिंग पॉइंट, ये भी देखिए बीपी है बॉइलिंग पॉइंट है, इसका अंतर देखो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, तो इसे सीधा गर्म कर देंगे, और गर्म करने पर बेंजीन 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर बनना शुरू हो जाएगा, और एनिलीन को वेपर बनने में 184 चाहिए, और 184 पहुंचेगा ही नहीं, जब तक वहां पहुंचेगा तब तक सारा का सारा लिक्विड बेंजीन वेपर बन करके उसे कंडेंस कर लिया गया होगा। दूसरा इसके साथ में है फ्रैक्शनल, तो ये देखिए कैसे होगा। अब देखिए उसी प्रकार का जब ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड के फॉर्म में और दूसरा देखो इम्प्योरिटी भी लिक्विड के फॉर्म में, दोनों का मिक्सचर लिक्विड के फॉर्म में है, तो अब यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है बच्चों, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इनका डिफरेंस जो होना चाहिए लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो तो इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। अगर हम इसको देखें तो दो तरह के कंपाउंड, अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लें तो ले सकते, जैसे मान लो कि बेंजीन है, दिखाया गया था, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसी में टॉल्यूइन को मिला दो, C6H5 हो गया, और ये देखो बच्चों C3 है, इनका लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक इसको ले लीजिए तो देख सकते हो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, ये लगभग देखो 30 के बराबर आ रहा है। और अगर बाय द वे हमने लिया है मेथेनॉल CH3OH और एसीटोन CH3COCH3,
तो एसीटोन का देख सकते हो कि लगभग इसका जो होगा वो नियर अबाउट 54 डिग्री होता है, और मेथनॉल का हो जाएगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका भी डिस्टिलेशन अगर देखा जाए सेपरेशन तो फ्रैक्शंस होगा, पर यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो बड़ा ही कम, लगभग ये आ रहा है 9 डिग्री। यानी यही एक ऐसे कंपाउंड का मिक्सचर है जो 9 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर भी इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया था। तीसरा इसी पे देखिए है प्रश्न के बाद स्टीम क्या होता है। अब जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था उसी स्टीम के बाद देखिए, स्टीम का सेंस होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तीसरा देखिए यहाँ पर है सी, कि स्टीम डिस्टिलेशन कैसे होगा। ठीक है, अब एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, वाटर में इमिसिबल हो, घुलता ही नहीं है, लेकिन अगर उसे गर्म कर दो तो स्टीम बना देगा, उसे कहते हैं स्टीम वोलेटाइल हो। वाटर में इनसॉल्युबल हो, इमिसिबल हो, लेकिन अगर इसे गर्म किया जाए, इसे हीट किया जाए तो वेपर के फॉर्म में चेंज हो। जैसा कि पब्लिक में किसानों के पास भी देखा जाए तो सब जगह गाँव में मिलता है कि पिपरमिंट की खेती की जाती है, और पिपरमिंट में से मिंट जब निकालना होता है तो उसे 2-3 महीने के अंदर फसल काट करके हरे हरे पौधे में से भी बड़े टाट में रख करके उसे गर्म करते हैं, और गर्म करने के अंदर उनके अंदर का जो मिंट होता है उनके पौधों से वेपर के फॉर्म में बाहर आता, और उसे फिर कंडेंसर में पास करके ला करके अलग करके निकाल लेते हैं। ठीक है, वो लिक्विड के फॉर्म में आता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो कैसा होगा, ये देखिए, ये होगा इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल, या इसे कह सकते हैं इमिसिबल। ठीक है, अर्थात ये अघुलनशील है इन वाटर, एंड स्टीम वोलेटाइल, ध्यान रखिएगा, गर्म करने पर स्टीम वोलेटाइल है, गर्म करने पर स्टीम वोलेटाइल है, देन सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम से अलग करते हैं। इनको अलग करने के लिए अगर देखा जाए तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लगभग हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड होते हैं। लेट अगर देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो फेनॉल मान लो दिया गया है, एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोडेफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल में सेपरेशन जो किया गया है वो स्टीम से किया गया। उसी में देखिए हो सकता है कि जब कभी भी आपको फ्लावर, इसेंस ऑफ द फ्लावर, गुलाब के फूल का फ्लावर जो दिया गया है, ठीक है, उसका करना हो, या किसी भी फ्लावर का इसेंस निकालना हो, तो सारे के सारे इसेंस भी इस स्टीम डिस्टिलेशन से ही अलग जाते हैं। तो इसेंस ऑफ द फ्लावर, इसेंस ऑफ फ्लावर, ठीक है, सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। इसी तरह से और भी लास्ट में है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन का कैसे होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अगर देख लिया जाए तो आपको मिल रहा होगा कि पहला था स्टीम वोलेटाइल है और वाटर में सॉल्युबल है, दूसरा स्टीम वोलेटाइल है और डिकम्पोज वाटर में है, थर्ड यहाँ पर स्टीम वोलेटाइल है और इनसॉल्युबल है। तो ये देखिए, तीसरा ऑप्शन बता रहा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो स्टीम वोलेटाइल होगा और साथ में वाटर में इनसॉल्युबल है। तो स्टीम डिस्टिलेशन के लिए एक कंडीशन है कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन अगर गर्म कर दोगे तो स्टीम वोलेटाइल। एक और इसके अंदर आता है, ध्यान दीजिएगा, आखिरी वाला पार्ट है जिसे कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो भी जरा जान लीजिए, हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछे। वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रयोग कब होता है? ध्यान रखिएगा, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, जब उसे आप गर्म करते हो तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाता है। अगर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाएगा तो अपनी पहली अवस्था में उसे हम अलग नहीं कर सकते। तो हम अलग कैसे कर सकते हैं? सेलेक्ट करने का तरीका होता है कि एक
ऐसा प्रोसेस हो, एक ऐसी सिस्टम हो या एक ऐसी मशीन हो जिसके अंदर प्रेशर को कम या ज़्यादा करने का सिस्टम लगा हुआ हो। तो अगर हमको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो रहा है तो उसका प्रेशर कम करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कि शुगर केन जूस, गन्ने के रस से अगर चीनी बनाना होता है तो चीनी मिल के अंदर वो बड़े बड़े भट्टी और बड़ी मशीनें लगी होती हैं, उस मशीनों के अंदर उस शुगर केन के जूस को प्रेशर कम करके उसके बॉइलिंग पॉइंट घटा देते हैं, तब जा करके गन्ने के रस से आपको 100% सुक्रोज मिलता है। और अगर ऐसा ना किया जाए, उसी गन्ने के रस को ओपन बड़े बड़े कड़ाह में ऐसे गुड़ बनाया जाए, तो उसका मतलब होगा कि वो शुगर केन जूस अपने ही बॉइलिंग पॉइंट पर टूट जाता है और उस समय आपको 100% चीनी का रूप यानी सुक्रोज नहीं मिलेगा, उसके अंदर ग्लूकोज बन गया होगा, फ्रक्टोज बन गया होगा और कुछ 30 से 32% ही केवल सुक्रोज रहता है। इसलिए यहाँ पर इसको प्रेशर कम करके किया जाता है। तो कौन कौन ऐसा हो सकता है, देखिए जैसे H2O2 है, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर टूट जाता है। ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल का सेंस हो गया CH2OH है और CH2OH है। ये देखिए ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल भी होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर टूट जाता है CH2OH और ये है CHOH। ये CH2OH है, ये ग्लिसरॉल भी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर टूट जाता है। और आल्सो शुगर केन जूस, ठीक है, तो शुगर केन जूस को भी इससे अगर चीनी बनाना है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जाकर देखिए अगला क्वेश्चन है, अरेंज द इनोलाइजेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनोलाइजेशन का फॉर्म बताइए क्या होगा। अरेंज द इनोलाइजेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ध्यान रखिएगा कि इनॉल का जो बनना इसके अंदर है वह कहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कीटो के ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हम लोग केवल कीटो का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कीटो में इनॉल का बनना कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर होगा इनॉलाइजेशन। इनॉल कहाँ से बन रहा होगा, इसके अंदर कीटो से इनॉल के बनने की बात की जा रही है। तो कीटो से इनॉल के बनने की बात कैसे होगी, उसमें देख सकते हो कैसे होगी। देख सकते हैं, अगर मान लो कि कीटो दिया गया है, इसका एक यहाँ पर एटम दे रखा है और इसके अल्फा कार्बन पर कम से कम एक H एटम पाया जाता हो, तो हम यहाँ दिखा दिए 3, ये हो गया अल्फा कार्बन का अल्फा H हो गया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर अल्फा कार्बन पर यहाँ कीटो है, कीटो H है, यहाँ पर कीटो है। कीटो के कार्बन को हम सिंपली देखें तो स्पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दें, स्पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दें और H को यहाँ पहुँचा दें, तो देख सकते हो कि इसमें ये कंपाउंड मिल सकता है H, ये बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया और मिला ये OH, ऐसा देख सकते हो। इसके अंदर ये है इन और ये है ऑल, तो ये बन गया इनॉल। इसके अंदर कीटो फॉर्म दिया, कीटो से इनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब इस कीटो से इनॉल के बनने में कौन इसको फेवर करता है, देखिए यहां पर होगा कंडीशन, थोड़ा जान लीजिए इस पर। कंडीशन फॉर इनॉलिजेशन, इनॉल के बनने का नाम इनॉलिजेशन होता है। अब इसमें कंडीशन सबसे पहला होता है कि अगर कभी इनॉल के पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, या ठीक है, या इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप हो, ऐसा पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब हो गया एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा हो, और विड्रॉ मतलब उसे खींच रहा हो। अगर वो खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो क्या इसका नेचर देखिए होगा। अगर किसी कीटो ग्रुप के पास में, अगर किसी कीटो ग्रुप के पास में ये देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप गिवन, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ इनॉल डिक्रीजेस, कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज ऑफ इनॉल डिक्रीजेज, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रुप पाए गए तो परसेंटेज ऑफ इनॉल इंक्रीजेज। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप अगर पाया जाता है तो ऐसा होगा। फिर इनॉलाइजेशन बढ़ाने के लिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है, कॉन्जुगेशन एंड H बॉन्डिंग, ठीक है, क्या करते हैं ये, इंक्रीजेज
परसेंट ऑफ इनॉल, और एक कंडीशन आता है सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट देखिए यहाँ पर, सॉल्वेंट को हम यहाँ पर डिटेक्ट कर दें कि इसके अंदर देखो सॉल्वेंट अगर कहीं आपको दिया गया है तो सॉल्वेंट यहाँ दो तरफ होता है, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे यहां पर हो गया वाटर हो गए, अल्कोहल हो गया, ठीक है, और एसिड हो गया CH3COOH अगर होगा तो देन परसेंटेज ऑफ इनॉल घटेगा, डिक्रीज होगा, परसेंटेज ऑफ फिनॉल घटेगा। लेकिन अगर पोलर ए प्रोटिक है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट आपको दिया गया है, जैसे मान लो कि एसीटोन है CH3COCH3 हो गया, ठीक है, देन परसेंटेज ऑफ इनॉल इंक्रीजेज, बढ़ेगा। तो एक फैक्टर ये भी है कि अगर आपको पोलर प्रोटिक का मतलब होगा जिसमें प्रोटॉन एचआयन निकलता हो, वाटर में एचआयन है, अल्कोहल में भी एचआयन है, तो इसका मतलब अल्कोहल के अंदर भी एचआयन है, एसिड में एचआयन है, ये एचआयन अगर होगा तो परसेंट ऑफ इनॉल कम होगा, उसकी जगह पर एसीटोन लगा दिए होगे तो परसेंट इनॉल बढ़ जाएगा। ये कंडीशन है। इसी कंडीशन को यहाँ पे देखना है कि कहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है जहाँ पर इसका ऑर्डर कम ज़्यादा होता है, इसे आप समझिएगा कि कहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसको जानकारी के लिए ये लास्ट वाला पॉइंट देखिए, तीनों क्वेश्चनों में इसे बताना पड़ेगा कहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो देखिए इस पर, इस कंडीशन में पहला जो दिया गया था उसका नेचर, ये देखिए, ये देखो CH3 जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहां पर भी देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, ये भी देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहां इसको देखो बेंजीन का रिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। यह भी इलेक्ट्रॉन देखो बेंजीन का होगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। किस तरह देख सकते हो कि ये पॉसिबिलिटी ऐसी पाई जा रही है। अब अगर हम इसको स्टडी करें तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि ये डोनेट कर रहा है। अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है, तो जो पाई बॉन्ड होगा वो उससे यहां जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब देखो ये अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पाई बॉन्ड को यहां जाना चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को ये बाहर खींच रहा है, इधर लेके आ रहा है, तो इस पाई बॉन्ड को इधर आना चाहिए और इस पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो कॉन्जुगेशन यहाँ पे घटना बढ़ना चाहिए। कहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, ऐसी होगी। तो देखो लिखा इसमें था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर पाए जाएंगे तो इनॉल का बनना कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे तो बढ़ जाएगा। अब उन दोनों के बीच कड़ी है, यहाँ दो ग्रुप डोनेट करने वाले हैं, यहाँ सिर्फ एक ही ग्रुप और H है, यहाँ पर दो विड्रा करने वाले हैं। तो दो विड्रा करने वाले अगर होंगे तो इनके इनॉल का बनेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। उससे कम एक ही ग्रुप है तो ये होगा, और सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होगी। इसका मतलब है इसमें इनॉल सबसे कम बनेगा, उससे ज़्यादा इसमें बनेगा, और सबसे ज़्यादा यहाँ बनेगा। इसलिए ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये आपका थर्ड ऑप्शन बताता है, ये थर्ड है। इस कंडीशन में देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन के फॉर्म है, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन जो इसके साथ में आप पढ़ सकते हो, दे सकते हो और बता भी सकते हो। इसमें से पढ़िए, इसको देखिए, और बाकी जो कंटेंट आपको दिया गया उसको रिवाइज भी करिए। इसमें थ्योरी लगा के देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जहाँ पर पाया जाता है वहाँ पर कैसे होगा, कहाँ कम ज़्यादा होगा, कैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, उसके ऑर्डर में ये आप उसे स्टडी करिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।